दोस्तों, एंटार्क्टिका दुनिया का वाहिद ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां ना तो कोई मुल्क है, ना कोई सरकार है और ना ही कोई इंडिजिनियस ट्राइबल लोग हैं जो वहां सदियों से रह रहे हों। इसके पीछे एक बड़ा रीज़न ऑब्वियसली ये है कि ये दुनिया का सबसे ठंडा कॉन्टिनेंट है। यहाँ टेम्परेचर -89 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है। साथ ही दुनिया की विंडियस्ट जगह भी है जहाँ पर 300 किलोमीटर पर हार की स्पीड से बर्फानी तूफान आते हैं जो आपको अंधा करके रख सकते हैं। और एंटार्क्टिका दुनिया का सबसे सूखा कॉन्टिनेंट भी है, इस हद तक कि आप हैरान हो जाएंगे कि इसे ऐसा डेजर्ट क्लासिफाई किया जाता है। साल भर में यहाँ पर सिर्फ 51 mm के अराउंड बारिश होती है और जब बारिश होती भी है तो गिरते ही बर्फ बन जाती है। अगर देखा जाए तो एंटार्क्टिका दुनिया की इकलौती ऐसी जगह हुई जहाँ पर इंसानों का इन्फ्लुएंस ऑलमोस्ट ना के बराबर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक ने एंटार्क्टिका पर कब्जा करने की कोशिश ना की हो। इस नक्शे को ही देखिए। फ्रांस कहता है कि एंटार्क्टिका का ये वाला हिस्सा फ्रांस का है। नॉर्वे कहता है कि ये हिस्सा मेरा है। ऑस्ट्रेलिया इस पूरे राइट वाले हिस्से पर अपना क्लेम जमाता है। इसके अलावा ब्रिटेन, चिली, अर्जेंटीना और न्यूजीलैंड जैसे मुल्क भी एंटार्क्टिका के अलग अलग हिस्सों पर अपना क्लेम जमाते हैं। तो क्या एंटार्क्टिका सच में इन अलग अलग कंट्रीज के बीच में बटा हुआ है? आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं दोस्तों दिलचस्प जियोपॉलिटिक्स और मिस्ट्री ऑफ एंटार्क्टिका के बारे में। Antarctica, a composite portrait of a continent which has challenged man since first he could sail beyond the limits of his horizon. The Antarctic continent is surrounded by frozen seas. The south, the bottom of the world, is considerably colder than the top of the world. Missions to study the weird wonders of the amazing Antarctic. Corners of the universe. इस कहानी की इब्तिदा बिल्कुल शुरू से करते हैं। अराउंड 350 BC की बात है कि ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल पहले लोगों में से थे जिन्होंने कहा कि ये दुनिया एक्चुअली में गोल है। ग्रीक लोग उस वक्त जानते थे कि दुनिया के नॉर्थ में आर्कटिक जैसी कोई जगह है। उसे ये लोग आर्कटोस करके पुकारते थे। ये आर्कटोस वर्ड आया था बियर से। आसमान में हमें जो कॉन्स्टिलेशंस दिखती है ना, ये द ग्रेट बियर की कॉन्स्टिलेशन है। तो उस कॉन्स्टिलेशन को देखकर इन्होंने आर्कटिक का नाम आर्कटोस रखा था। अब क्योंकि ये जानते थे कि दुनिया गोल है तो अगर नॉर्थ में कुछ है तो साउथ में भी कुछ होगा। तो इन्होंने सोचा कि जो भी चीज़ साउथ में है हम उसे नाम देते हैं एंटार्क्टोस। इसका मतलब हुआ उस बियर के ऑपोजिट, आर्कटोस का उल्टा, और यही से ये नाम निकल कर आया एंटार्क्टिक। हालांकि पहली बार इंसानों ने सिर्फ 1890s के अराउंड ही एंटार्क्टिका की ज़मीन पर कदम रखा, लेकिन उससे कई सौ सालों पहले ही एंटार्क्टिका नक्शों में दिखना शुरू हो चुका था। बहुत से एक्सप्लोरर्स ने एक्सपीडिशंस की दुनिया भर में, तो वो जानते थे कि साउथ में अगर हम अर्थ के जाएंगे तो कोई ज़मीन एग्जिस्ट करती है, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि एग्जैक्टली इस ज़मीन पर है क्या, ये कितनी बड़ी है, कैसी है। इसी रीज़न से जो फ्रेंच एक्सप्लोरर से जब उन्होंने नक्शा बनाया दुनिया का साल 1530 में, उन्होंने एंटार्क्टिका को ड्रा ज़रूर किया। इस नक्शे को देखिए, लेफ्ट साइड पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दिखाया गया है, राइट साइड पर साउदर्न हेमिस्फीयर दिखाया गया है। इस साउदर्न हेमिस्फीयर के बीच सबसे बड़ी ज़मीन को इन्होंने नाम दिया है टेरा ऑस्ट्रालिस इनकॉग्निटा। इसका मतलब बना अननोन साउदर्न लैंड। इसके करीब 200 साल बाद साल 1773 में ब्रिटिश नेवल ऑफिसर जेम्स कुक पहले इंसान बन जाते हैं एंटार्क्टिक सर्कल के साउथ में जाने वाले। ये करीब 130 किलोमीटर दूर थे एंटार्क्टिका से जब इन्होंने शिप को वापस मोड़ा। हालांकि इन्होंने एंटार्क्टिका को देखा नहीं, लेकिन इन्होंने आइसबर्ग ज़रूर देखे जिसमें रॉक डिपॉजिट्स पाए गए। जब इन्होंने पत्थरों को देखा तो इन्होंने कंक्लूड किया कि हाँ, टेरा ऑस्ट्रालिस जैसी कोई जगह ज़रूर एग्जिस्ट करती है। और ज़्यादा एंटार्क्टिका के करीब जाना इतना डेंजरस था कि इन्होंने फेमसली कहा, आई कैन बी बोल्ड इनफ टू से that no man will ever venture farther than I have done, and that the lands which may lie to the south will never be explored. इन्हें इतना यकीन था कि एंटार्क्टिका तक कोई पहुंच ही नहीं सकता, क्योंकि ये जगह इतनी ख़तरनाक है, हवाएं इतनी तेज़ चल रही हैं और जहाज़ कहीं भी आइसबर्ग से टकरा सकते हैं। लेकिन ये वर्ड्स इनके करीब 50 साल बाद गलत साबित हो जाते हैं। पहली बार एंटार्क्टिका की ज़मीन पर कदम किसने रखा, ये चीज़ काफ़ी कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि कई लोग क्लेम करते हैं कि वो पहले इंसान थे। ब्रिटिश अमेरिकन कैप्टन जॉन डेविस का मानना था कि वो पहले थे ये करने वाले, क्योंकि उनका जहाज़ भटक गया था, वो एंटार्क्टिका में चले गए थे।
पहली अनडिस्प्यूटेड लैंडिंग हुई थी साल 1895 में, जब एक नॉर्वेजियन जहाज जिसका नाम ही एंटार्क्टिक था वो इसके किनारे पर पहुंचा। उस जहाज में मौजूद लोगों ने एक छोटी सी बोट उतारी जिसमें 6-7 लोग बैठकर एंटार्क्टिक की जमीन तक गए। उस बोट में एक नॉर्वेजियन थे, कार्स्टीन बोर्च-ग्रीवनिक। ये कहते हैं कि ये बोट से पहले उतरे थे और इन्होंने कदम रखा था एंटार्क्टिका की ज़मीन पर। लेकिन एक न्यूजीलैंड के बंदे थे, अलेक्जेंडर, वो कहते हैं कि वो भी इस बोट में बैठे थे और बोट को ठीक से स्टेडी रखने के लिए इन्होंने पहले कदम रखा था बोट से बाहर। मतलब सेम बोट में बैठे हुए दो लोग एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं कि पहले कौन उतरा था और एंटार्क्टिका पर पहले कदम किसने रखा था। इसकी एक बड़ी फनी ड्राइंग भी बनाई गई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर। पीछे से ये अलेक्जेंडर भाई साहब चुपके से बोट से कूद रहे हैं ताकि ये पहले इंसान बन जाए कदम रखने वाले, और बोट में बाकी लोग बैठे बैठे हैरान होकर देख रहे हैं कि इसने ये क्या कर दिया, हम पहले होने वाले थे। इसके बाद 1900s के पहले 10-20 सालों को हीरोइक एरा बोला जाता है एंटार्क्टिक एक्सप्लोरेशन का, क्योंकि कई सारी एक्सपीडिशंस की गई उस वक्त। इन्होंने नई साइंटिफिक डिस्कवरीज की और कई नई चीज़ें पता लगी हमें एंटार्क्टिका के बारे में। हमें पता चला पहली बार कि प्लांट्स भी उगते हैं इस कॉन्टिनेंट पर, जब मॉसेस पाए गए एंटार्क्टिका में उगते हुए। और इस हीरोइक एरा के बाद शुरू हुआ एंटार्क्टिका का कॉलोनियल पीरियड, जब बहुत सी कंट्रीज़ ने एंटार्क्टिका पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश की। 1908 और 1942 के बीच में 7 अलग अलग कंट्रीज़ ने अपनी सोवेरेनिटी क्लेम की इस कॉन्टिनेंट पर। ये कंट्रीज थी अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, चिली, फ्रांस, न्यूजीलैंड, नॉर्वे और यूनाइटेड किंगडम। इसके अलावा कई और ऐसे ममालिक थे, यूएसए, सोवियत यूनियन, जापान, स्वीडन, बेल्जियम और जर्मनी जैसे, जो एक्सप्लोरेशंस कर रहे थे, नई एक्सपीडिशंस करने लग रहे थे एंटार्क्टिका पर बिना कोई टेरिटरी क्लेम किए। हिटलर के ज़माने में साल 1939 में एक जर्मन एंटार्क्टिक एक्सपीडिशन भी हुई थी। इसमें ये लोग एरोप्लेन लेकर गए और एंटार्क्टिका की कुछ एरियाज पर इन्होंने फ़ोटो खींची और एरोप्लेन से मेटल के नाजी स्वास्तिकास ड्रॉप कर दिए थे ज़मीन पर, ये क्लेम करने के लिए कि जहाँ पर हमने ये अपना निशान गिरा दिया है ये एरिया अब नाजी जर्मनी के कंट्रोल में है। उस पीरियड में सरप्राइजिंगली यूएसए कोई ज़्यादा एक्टिव मुल्क नहीं था। साल 1924 में अमेरिका के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे उन्होंने अपनी ऑफिशियल पोजीशन अनाउंस की एंटार्क्टिका की टेरिटोरियल क्लेम्स को लेकर। इन्होंने कहा कि अगर कोई कंट्री एक्चुअली में डिस्कवरी करता है किसी नई ज़मीन की एंटार्क्टिका में, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो जो नई ज़मीन है वो उस कंट्री की हो गई है। वो ज़मीन उस मुल्क की तब ही होगी जब एक्चुअली में कोई सेटलमेंट हो उस ज़मीन पर, उस मुल्क के लोग आकर परमानेंटली उस ज़मीन पर रहने लग जाएं, और ऐसा कभी हुआ नहीं। अब जैसे एंटार्क्टिक पर अलग अलग ममालिक कब्जा जमाने की कोशिश करते हैं, वर्ल्ड वार 2 ख़त्म होने के बाद ये सारे ममालिक और स्ट्रांगली फाइट करने लगे एक दूसरे से एंटार्क्टिका की ज़मीन हड़पने के लिए। अब जब मैं फाइट वर्ड का इस्तेमाल करता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि लिटरली ये एक दूसरे से जंग पर चले गए थे। मेरा मतलब ये है कि ये अपने क्लेम्स को और स्ट्रांगली दिखा रहे थे। इन कंट्रीज़ ने परमानेंट रिसर्च स्टेशन सेटअप किए एंटार्क्टिका में, ये जतलाने के लिए कि देखो हमारा परमानेंट रिसर्च स्टेशन है यहाँ पर, परमानेंटली अब लोग रहने लग गए, रिसर्चर्स काम करने लग गए, इसलिए ये हमारी ज़मीन हो जाए। नक्शे में अगर आप देखोगे एंटार्क्टिका के कई आइलैंड्स हैं जो एंटार्क्टिका के करीब हैं। एक ये हेयर्ड एंड मैक्वेरी आइलैंड्स हैं। 1947 और 48 के बीच में ऑस्ट्रेलिया ने अपने स्टेशंस को इन आइलैंड्स पर लगाया। 1953 में करग्विलीन एंड क्रोजेट आइलैंड्स पर फ्रांस ने अपने परमानेंट बेसिस को यहाँ पर एस्टैब्लिश्ड किया। फिर अगले साल 1954 में ऑस्ट्रेलिया एक्चुअली में मेनलैंड एंटार्क्टिका तक पहुँच गया और मैवसन स्टेशन बनाया जो कि एक्चुअली में एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट के ऊपर था। एक साल बाद अर्जेंटीना ने अपना जनरल बेलग्रेनो स्टेशन बनाया, ये भी एंटार्क्टिका के ऊपर फिल्चनर आइस शेल्फ पर था। वैसे एंटार्क्टिका में इतनी बर्फ़ जमी हुई है कि ये बताना मुश्किल है कि कहाँ सिर्फ बर्फ़ है और कहाँ पर बर्फ़ के नीचे एक्चुअली में ज़मीन मौजूद है। इसलिए इस नक्शे में आप देख सकते हैं कि एंटार्क्टिका की ज़मीन के बाहर कुछ आइस शेल्फ्स हैं। इन आइस शेल्फ्स को अलग अलग नाम दिए गए हैं। ये रिसर्च स्टेशंस खड़े करना एक तरीके से पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बन गई थी कई ममालिक की। एक वक्त पर ब्रिटिश, चिलियन और अर्जेंटीनियन बेसिस इतने करीब थे एक दूसरे के कि ये कहना कि ये साइंटिफिक रिसर्च करने के लिए ये स्टेशंस बनाए गए थे, ये चीज़ें साफ साफ पता लग रही थी कि ऐसा नहीं था।
ये चीज़ें क्लियरली दिख रही थी कि इंटेलिजेंस एक्टिविटीज़ के लिए ये स्टेशन बनाए जा रहे हैं। इनफैक्ट इन्हीं 3 कंट्रीज़ के एंटार्क्टिका पर जो टेरिटोरियल क्लेम्स हैं वो भी ओवरलैप होते हैं। एंटार्क्टिका के अब इस पॉलिटिकल मैप को देखिए, ये जो ब्लू डॉट्स हैं ये अलग अलग कंट्रीज़ के आज के दिन बेसेस हैं, रिसर्च स्टेशंस हैं जो एग्जिस्ट करते हैं एंटार्क्टिका पर। अब नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और न्यूजीलैंड ने ये जो क्लेम किया है एंटार्क्टिका की ज़मीन को, ये बड़ा क्लियर है कि ये कौन सी ज़मीन को क्लेम करते हैं और एक दूसरे के साथ इनका कुछ ओवरलैप नहीं हो रहा। लेकिन नक्शे के लेफ्ट साइड पर अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा चिली, ब्रिटेन और अर्जेंटीना ने जो क्लेम किया है ये एक दूसरे से ओवरलैप होने लग रहा है। चिली के क्लेम के अंदर ब्रिटिश और अर्जेंटीना के क्लेम्स भी मौजूद हैं। साल 1950 में सोवियत यूनियन गवर्नमेंट एक मेमोरेंडम इशू करती है बाकी तमाम कंट्रीज़ को कि कोई भी मुल्क अगर सोवियत यूनियन से पूछे बिना टेरिटरी क्लेम करेगा, बिना सोवियत के पार्टिसिपेशन के एंटार्क्टिका को लेकर अगर डिसीजन लेगा तो हम किसी भी क्लेम को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। उस वक्त तक अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच कोल्ड वार की भी शुरुआत हो गई थी और लोगों को अब ये डर लगने लगा कि कहीं ये दोनों कंट्रीज एंटार्क्टिका पर भी अपनी जियोपॉलिटिक्स खेलने ना लग जाएं। ये दोनों मुल्क वैसे ही दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लड़ने लग रहे थे एक दूसरे से, कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग एंटार्क्टिका की ज़मीन पर भी अब लड़ने लग जाएं। लेकिन थैंकफुली ऐसा नहीं होता। साल 1958 में अमेरिकन प्रेसिडेंट आइजनहावर बाकी गवर्नमेंट्स को नोटिस इशू करते हैं और कहते हैं कि एक ट्रीटी होनी चाहिए जिससे कि ये इंश्योर किया जा सके कि एंटार्क्टिका हमेशा एक आज़ाद और पीसफुल जगह रहे। 15 अक्टूबर 1959 को वाशिंगटन में एक कॉन्फ्रेंस होती है इसको लेकर और 1 दिसंबर 1959 को एंटार्क्टिक ट्रीटी को साइन किया जाता है। इस ट्रीटी में 3 बड़ी चीज़ें कही जाती हैं। पहला, एंटार्क्टिका को सिर्फ पीसफुल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाए। दूसरा, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की सबको आज़ादी होगी। तीसरा, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन से जो नतीजे निकलेंगे वो फ्रीली एक्सचेंज किए जाएंगे और सबको अवेलेबल होंगे। इस ट्रीटी को शुरुआत में 12 गवर्नमेंट्स की तरफ से साइन किया जाता है जिसमें सारी वो कंट्रीज इंक्लूडेड थी जो टेरिटरी क्लेम कर रही थी एंटार्क्टिका पर। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है इस ट्रीटी के बारे में कि जो भी क्लेम्स किया था इन कंट्रीज ने, वो क्लेम्स एबॉलिश नहीं किए जाते, वो क्लेम्स ख़त्म नहीं होते। ये ट्रीटी बस उन क्लेम्स को टेम्परेरली सस्पेंड कर देती है। तो अगर लीगली कहा जाए तो ये सारी कंट्रीज आज के दिन तक उन टेरिटरीज को क्लेम करके रह सकते हैं। ये जो एंटार्क्टिका का पॉलिटिकल नक्शा है ये आज के दिन तक भी वैलिड है। इसमें सबसे बड़ा शेयर है ऑस्ट्रेलिया का। 42% ज़मीन एंटार्क्टिका की ऑस्ट्रेलिया क्लेम करता है। लेकिन ये भी देखना ज़रूरी है कि एक्चुअली में अमेरिका इन सारी कंट्रीज़ के क्लेम्स को रिजेक्ट कर देता है। अमेरिका ही नहीं बल्कि ज़्यादातर कंट्रीज़ दुनिया भर की इन सारी टेरिटोरियल क्लेम्स को रिजेक्ट करती हैं। इतना ही नहीं, ये जो 7 कंट्रीज़ हैं जो टेरिटरीज क्लेम कर रही हैं एंटार्क्टिका पर, ये भी एक दूसरे के क्लेम्स को रिकॉग्नाइज नहीं करती। फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और नॉर्वे तो एक दूसरे के क्लेम्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, लेकिन यूके, चिली और अर्जेंटीना एक दूसरे के क्लेम्स को रिकॉग्नाइज नहीं करते क्योंकि उनकी टेरिटरीज ओवरलैप करती हैं। आज के दिन ये जो कंट्रीज कह रही हैं कि एंटार्क्टिका में ये ज़मीन हमारी है, इसके मायने सिर्फ सिंबॉलिक हैं। इस ट्रीटी ने इन सारे क्लेम्स को टेम्परेरली सस्पेंड कर दिया है, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि जब ये ट्रीटी एक्सपायर होगी तब ये सारे टेरिटोरियल क्लेम्स इंपॉर्टेंट बन जाएंगे। यही रीज़न है कि आज के दिन तक ये 7 कंट्रीज एंटार्क्टिका की ज़मीन को क्लेम करके बैठे हैं। ये ट्रीटी एक्सपायर होगी साल 2048 में। उसके बाद इस ट्रीटी को वापस से रिन्यू किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। इसकी बात वीडियो में आगे करते हैं कि क्यों कंट्रीज इसे रिन्यू नहीं करना चाहेंगी। लेकिन आज के दिन सिचुएशन यही है। थैंकफुली इस ट्रीटी की मदद से एंटार्क्टिका में जियोपॉलिटिक्स कम के ली गई है और साइंटिफिक रिसर्च ज़्यादा देखी गई है। साइंटिस्ट को एक बहुत बड़ा फ़ायदा मिला है इससे। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियंस ने एक स्पेशल कमेटी बनाई एंटार्क्टिक पर रिसर्च करने के लिए, जिससे अलग अलग कंट्रीज़ के साइंटिस्ट साथ में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। यही रीज़न है कि हर साल करीब 4500 साइंटिस्ट एंटार्क्टिका जाते हैं काम करने के लिए और अलग अलग कंट्रीज़ के साइंटिस्ट्स के बीच में स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन देखी गई है। अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के भी 2 रिसर्च सेंटर्स हैं एंटार्क्टिका में, एक जिना एंटार्क्टिक स्टेशन और दूसरा पोलर रिसर्च सेल, जिसे एस्टेब्लिश किया गया था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी की जानिब से। साल 1991 में पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने
ये प्रोग्राम एस्टेब्लिश किया था अंडर द डायरेक्शन ऑफ पाकिस्तान नेवी। तो 15 जून 1992 को पाकिस्तान एसोसिएट मेंबर बन गया था साइंटिफिक कमेटी ऑन एंटार्क्टिक रिसर्च का। बट अनफॉर्चुनेटली इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होने की वजह से पाकिस्तान डिड नॉट एक्सीड टू द एंटार्क्टिक ट्रीटी। अब अगर मेन टॉपिक पर आएँ तो साल 1991 में एक इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन ट्रीटी भी साइन की गई एंटार्क्टिका में, जिसे मैड्रिड प्रोटोकॉल भी कहा जाता है, क्योंकि स्पेन की कैपिटल मैड्रिड में इसे साइन किया गया था। इसी में ही ताकि फाइनली ड्रिलिंग और माइनिंग एक्टिविटीज़ पर भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई एंटार्क्टिका में, कि एंटार्क्टिका में किसी भी कंट्री की जानिब से माइनिंग और ड्रिलिंग नहीं की जा सकती, उसे हमें प्रोटेक्टेड रखना है। ये चीज़ करनी बड़ी ज़रूरी थी क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ दुनिया में तेल को लेकर बड़े भूखे रहते हैं। ऑयल की एक्सप्लोरेशन के नाम पर कितनी ही जगहों को तबाह किया जा चुका है। और साल 1992 में एक स्टडी की गई थी यूएस जियोलॉजिकल एक्सपर्ट्स की तरफ से, जिसने पाया कि एंटार्क्टिका के नीचे 19 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल हैं जिसे रिकवर किया जा सकता है। रशिया में मिनरल एक्सप्लोरर्स का कहना है कि एंटार्क्टिका के नीचे एक्चुअली में 500 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल एंड गैस हैं। लेकिन दो रीजंस हैं कि आज के दिन तक एंटार्क्टिका में ऑयल एंड गैस की माइनिंग क्यों नहीं की गई। पहला रीज़न है ये मैड्रिड प्रोटोकॉल जो ट्रीटी प्रोटेक्ट करके रखती है इस चीज़ से हमें, और दूसरा रीज़न है कि ये करना काफ़ी एक्सपेंसिव है आज के दिन तक एटलीस्ट। लेकिन आने वाले सालों में क्लाइमेट चेंज की वजह से ख़तरा और बढ़ सकता है। क्लाइमेट चेंज की वजह से जब ये आइसबर्ग पिघलेंगे तो एंटार्क्टिका को एक्सेस करना और आसान बन जाएगा। टाइम के साथ साथ और नई टेक्नोलॉजीज़ डेवलप्ड होंगी और शायद ये चीज़ इतनी महंगी ना रहे, फिर इकनॉमिकली वाइबल बन जाए वहाँ से ऑयल एंड गैस निकालना। और जैसा मैंने बताया साल 2048 में ये ट्रीटी एक्सपायर होती है। अगर इन सारी कंट्रीज़ ने इस ट्रीटी को रिन्यू नहीं किया तो ये चीज़ उस टाइम के बाद पॉसिबल हो सकती है। कई कंट्रीज़ एंटार्क्टिका के आसपास जो ओशंस हैं वहाँ पर फिशिंग करके उसे ऑलरेडी एक्सप्लॉइट करने लग रहे हैं, जैसे कि चाइना ने रिसेंट टाइम्स में वहाँ पर फिशिंग और टूरिज्म को एक्सपेंड किया है। एक्चुअली में साल 2000 के बाद से चाइना इकलौता मुल्क है जिसने रिसर्च स्टेशंस बनाए हैं एंटार्क्टिका में, और किसी भी कंट्री ने अपने और नए स्टेशंस नहीं बनाए। इसके अलावा 2018 के डेटा के अकॉर्डिंग कई ऐसी प्राइवेट याट्स थी जहां पर कई जो अमीर प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं वो एंटार्क्टिका की ज़मीन तक गए और इलीगली उन्होंने वहां के नेचर के साथ छेड़छाड़ की। कई कंट्रीज़ कहती हैं कि एंटार्क्टिका के आसपास जो पानी मौजूद है, जो ओशन का एरिया है, वहाँ पर भी एक नई ट्रीटी बनाई जानी चाहिए इन चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए कि वहाँ ओवर फिशिंग ना की जा सके, कोई इलीगली आ ना सके और वो भी एक प्रोटेक्टेड एरिया बने। 2003 की बाद से एंटार्क्टिक ट्रीटी के अब एक परमानेंट फिजिकल प्रेजेंस भी है। इनके हेडक्वार्टर्स हैं अर्जेंटीना में ब्यूनोस एरीज में। तो जियोपॉलिटिक्स के सेंस से अगर देखा जाए तो आज के दिन एंटार्क्टिका एक कंट्री नहीं है, लेकिन एक पॉलिटिकल टेरिटरी ज़रूर है जहां पर कई कंट्रीज साथ में कोलैबोरेट करती हैं और पावर को अपने बीच में इक्वली डिवाइड करती हैं। लेकिन एंटार्क्टिका की अपनी कोई पुलिस फोर्स नहीं है, कोई आर्मी नहीं है, ना कोई लीगल सिस्टम है। तो जो भी इस ट्रीटी के लूप होल्स हैं वो हमें एक्सप्लॉइट होते हुए आज दिखते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। Thank you so much guys for watching this video. If you like this video, make sure to hit that subscribe button along with bell icon before you go. खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।